once again. नमस्कार जी, बीकाना पैरामाउंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में कैलेंडर के बारे में देखा था, विक्रम संवत, शक संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सारा। आज हम इतिहास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में राजस्थान के इतिहास में हम राजवंशों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो इतिहास का जो राजवंश है उसका नाम है दोस्तों मेवाड़ का इतिहास या मेवाड़ राजवंश। और हम आज मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे, मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे या मेवाड़ राजवंश के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब बात आती है एक साथ मेवाड़ जो है वो वर्तमान में कहाँ है या वर्तमान में कौन कौन से जिले मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में चर्चा कर लें। सबसे पहले मेवाड़ में जो जिला आता है वो दोस्तों उदयपुर है। आप मेवाड़ राजवंश कह सकते हो या उदयपुर राजवंश कह सकते हो। उदयपुर के बाद में इसके साथ में जिला है आपके राजसमंद। राजसमंद के साथ में देखें तो आपके पड़ता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद देखें तो आपके पड़ता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद देखें तो उसके बाद पड़ता है आपकी भीलवाड़ा। दोस्तों मेवाड़ के अंदर वास्तविक रूप में यही 5 जिले आते हैं। अब आप कहोगे कि साहब इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी आते हैं। जी हाँ साहब, हम बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बारे में भी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर मेवाड़ के ऊपर जो गुहिलों का या सिसोदियों का जो राजवंश था वो बांसवाड़ा डूंगरपुर में प्रारंभिक काल में था। बाद में धीरे धीरे यहाँ के शासक बदलते गए थे और मेवाड़ में मुख्य रूप से जो जिले आते हैं वो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा आते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को हम मेवाड़ के अंदर साथ में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक प्रश्न भी आया था आपके एलडीसी के अंदर कि निम्न में से मगरा क्षेत्र के जिले कौन कौन से हैं। एलडीसी 2013 में एक पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर प्रश्न आया था कि मगरा क्षेत्र के अंदर जिले कौन कौन से आते हैं। तो पहले ही बता दूं दोस्तों, मगरा क्षेत्र किसे कहा जाता है? मेवाड़ के भाग को कहा जाता है। कुछ लोग कहोगे जी मगरा क्षेत्र के अंदर तो बीकानेर तथा जोधपुर आते हैं। बीकानेर जोधपुर नहीं आते दोस्तों, मगरा क्षेत्र में मेवाड़ वाला हिस्सा आता है। अगर मगरा क्षेत्र की बात करेंगे तो मगरा क्षेत्र में जिले कौन से आएंगे? यही 5 जिले आएंगे, यानी मेवाड़ के जो मुख्य 5 जिले हैं वो मगरा क्षेत्र के अंदर आते हैं आपके। अब बात करते हैं साहब मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या है। मेवाड़ राजवंश के प्राचीन नाम क्या क्या है दोस्तों? मेवाड़ को प्राचीन काल में प्रागवाट कहा जाता था, मेदपाट कहा जाता था, शिवी जनपद कहा जाता था और मगरा क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, शिवी जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी उस राजधानी का क्या नाम था, बताएगा कोई? राजधानी मध्यमिका, जो कि वर्तमान के अंदर कहां पड़ती है? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ती है। अब आप कहोगे जी साहब जनपद का क्या होता है? थोड़े जनपद के ऊपर देख लेते हैं। वैदिक काल के अंदर जो गांव होते थे उन गांवों को जन कहा जाता था। वैदिक काल के अंदर जितने भी गांव हैं, वर्तमान में जैसे गांव हैं, उन गांवों को स्थानीय भाषा में जन कहा जाता था। और बहुत से जनों का, बहुत से गांवों का समूह मिलकर क्या बनाता था? जनपद बनाता था, जिसमें से एक आपके शिवी जनपद था। और बहुत से जनपद मिलकर क्या बनाते थे? आपके महाजनपद बनाते थे। ठीक है, वैदिक काल के अंदर पूरे भारत के अंदर 16 महाजनपद थे, जिसमें राजस्थान का एक आता था और वो था मत्स्य महाजनपद। और मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? बैराट। ये मेवाड़ का प्रारंभिक है। मेवाड़ में, वर्तमान मेवाड़ के अंदर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा जिले आते हैं। गौण रूप से बांसवाड़ा डूंगरपुर भी साथ काउंट किया जाता है। इसका जो प्राचीन नाम है मेवाड़ के वो प्रागवाट, मेदपाट, शिवी जनपद या मगरा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये मेवाड़ के प्राचीन नाम है। अब बात करते हैं कि साहब मेवाड़ के अंदर जो राजवंश शुरू करने वाला व्यक्ति था या मेवाड़ के अंदर जिस राजवंश की नींव डाली गई थी उस राजवंश का नाम क्या था? करते हैं शुरू। मेवाड़ के अंदर जो राजवंश, जिस राजवंश ने शासन किया था उस राजवंश का नाम था दोस्तों आपके गुहिल राजवंश। गुहिल
या इसको गुहिलोत भी कहते हैं, या हम इसको गहलोत वंश भी कहते हैं। ये मेवाड़ के राजवंश का नाम था। अब बात करते हैं कि साहब मेवाड़ में इस गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक का नाम था गुहिल या गुहादित्य। ठीक है, हम गुहिल और गुहादित्य के बारे में और थोड़ी देर बाद जानकारी प्राप्त करेंगे। गुहिल या गुहादित्य ने सन 566 ईस्वी के अंदर आपके जिस राजवंश की स्थापना की थी उस राजवंश का नाम था गुहिल, और ये राजस्थान का या राजपूताने का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। जो गुहिल ने स्टार्ट किया था मेवाड़ के अंदर, है ना, उसका नाम था गुहिल या गुहिल वंश। अब बात करते हैं कि गुहिलों की कुल देवी का नाम क्या था? कुल देवी और कुल देवता। कुल देवी का नाम तो था आपके बाण माता, और कुल देवता का नाम था आपके एकलिंग नाथ जी। कुल देवी बाण माता, कुल देवता का नाम एकलिंग नाथ जी। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कुल देवी और कुल देवता क्या होते हैं दोस्तों। दो चीज होती है, एक तो होती है कुल देवी या कुल देवता, और एक होते हैं आपके आराध्य देवी या आराध्य देवता। बात आती है साहब कि कुल देवी और आराध्य देवी या कुल देवता आराध्य देवता के अंदर अंतर क्या होता है। आप सबको पता होगा कि जो जोधपुर के राठौड़ों की जो कुल देवी है उसका नाम है आपकी नागणेची माता, जबकि जोधपुर के राठौड़ों की जो आराध्य देवी है उसका नाम है चामुंडा माता। बात करते हैं कच्छावा राजवंश की। कच्छावा राजवंश की जो कुल देवी है उसका नाम है जंगुआई माता। कच्छावा राजवंश की कुल आराध्य देवी है उसका नाम है आपके शीला माता। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखो दोस्तों, आराध्य देवी किसी भी समाज की, किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरा जो राजवंश है वो राजवंश किसी को अपनी कुल देवी मानता है, कोई भी भला हो सकती है, लेकिन मेरा विश्वास कोई अन्य देवी के अंदर ज्यादा होने की वजह से कोई और देवी हमारी आराध्य देवी होगी। हमेशा ध्यान रहे, कुल देवी जिसके नाम से कुल का प्रारंभ हो, जिसके नाम से कुल की नींव रखी जाए, वो कहलाती है कुल देवी। आराध्य देवी व्यक्ति विशेष की हो सकती है, हर राजा की अपनी आराध्य देवी दूसरी हो सकती है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। कुल देवी वो होती है, कुल देवता वो होता है जिसके नाम से हम वंश का प्रारंभ करते हैं। जैसे मेवाड़ राजवंश की जो कुल देवी थी वो थी दोस्तों बाण माता, और जो कुल देवता थे वो एकलिंग नाथ जी थे। और ध्यान रहे दोस्तों, जो मेवाड़ राजवंश के जो शासक हुए थे वो एकलिंग नाथ जी को अपना शासक और स्वयं को ये एकलिंग नाथ जी का क्या मानते थे? दीवान मानते थे। यानी ये कहते थे कि हमारे राजा हैं वो कौन है? एकलिंग नाथ जी, जबकि हम हैं वो इनके दीवान हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये बात है कुल देवी और कुल देवता की। आपको ये भी बता दूं कि मेवाड़ राजवंश के प्रतीक चिन्ह पर एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन का नाम है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता है। यानी जो धर्म के प्रति दृढ़ है, अडिग है, उसी को करतार रखने का अधिकार है। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह के ऊपर लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार। अब कई किताबों के अंदर आप पढ़ते होंगे कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार है। दोस्तों, मैंने नू यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि मेवाड़ है जो गुजरात टच में था, और गुजराती भाषा में को नू कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह के ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। अब हम बात करेंगे साहब इन गुहिलों की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत थे, इनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, किन से हुई, क्या वो सारा कुछ देखते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों उत्पत्ति के सिद्धांत में। हर इतिहासकार ने इनकी उत्पत्ति अलग अलग बताई है, ठीक है। गुहिलों की उत्पत्ति के सिद्धांत, सबसे पहले हम बात करते हैं अबुल फजल की। दोस्तों, अबुल फजल
अकबर के दरबार में रहता था। बीकानेर के पास में जो नागौर है, नागौर का रहने वाला था अबुल फजल। अबुल फजल ने अपनी किताब, अबुल फजल की किताब का नाम था आईने अकबरी या अकबरनामा। इस किताब के अंदर गुहिलों की उत्पत्ति के जो नियम दिए हैं उसने बताया है कि जो गुहिल थे वो ईरान का एक व्यक्ति था या ईरान का शासक, ईरान के शासक नौशेरवा आदिल के वंशज थे। यानी जो अबुल फजल है वो ये कहता है कि जो गुहिल राजवंश थे या गुहिलों के जो शासक हुए या जो गुहिल था वो ईरान के शासक नौशेरवा आदिल के वंशज थे। उसके बाद आता है नंबर 2, बात करते हैं हम D.R. भंडारकर की। D.R. भंडारकर ये बताता है कि गुहिल क्या थे, ब्राह्मण थे दोस्तों। D.R. भंडारकर के अनुसार गुहिल ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों, इन्होंने उत्पत्ति में ब्राह्मण इसलिए बताया है, इसके ऊपर से एक कारण भी है कि साहब जब जो गुहिल था वो गुहिल के जो पिता थे शिलादित्य, ये वल्लभी प्रांत के शासक हुआ करते थे। वल्लभी के ऊपर विदेशियों का जब आक्रमण हुआ तब साहब जो शिलादित्य हैं वो मारे जाते हैं और गुहिल है वो ब्राह्मणों के पास चले जाते हैं। तो एक कारण तो ये माना जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणों ने इसको पाल पोस के बड़ा किया था गुहिल ने, इसलिए ब्राह्मण थे। दूसरा इसमें कारण दिया है कि साहब गुहिलों के लिए एक जगह विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, गुहिलों के लिए एक जगह विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है और विप्र का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण। इसलिए D.R. भंडारकर कहता है कि ये क्या थे, ये ब्राह्मण थे। अब बात करते हैं साहब नंबर 3 आपके गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने भी D.R. भंडारकर के मत को माना है और इसने भी कहा है कि ये क्या थे, ये ब्राह्मण थे। बात करते हैं साहब मनोहत नैणसी की। मनोहत नैणसी ने कहा है कि साहब ये आदि रूप में तो ब्राह्मण थे, आदि रूप में तो क्या थे, ब्राह्मण थे और जानकारी से इनको क्षत्रिय बताया गया है, जानकारी से क्षत्रिय मिलते हैं। अब बात करते हैं साहब मनोहत नैणसी कौन था। आपको पता होगा कि मनोहत नैणसी जोधपुर का रहने वाला था और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का दरबारी था। इसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है। इसके 2 ग्रंथ हैं दोस्तों, नैणसी विख्यात तथा मारवाड़ रे परगनारी विगत। इसके ग्रंथों के अंदर, मनोहत नैणसी के ग्रंथों के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख मिलता है और इसका जो दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ रे परगनारी विगत, उस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। गजेटियर इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि उसमें गजट संबंधी जानकारी उपलब्ध है। तो मनोहत नैणसी मारवाड़ का था, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था और वो गुहिलों के बारे में बताता है कि गुहिल आदि रूप में तो ब्राह्मण थे और जानकारी से क्या थे, क्षत्रिय थे। बात करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, क्या कहते हैं इनको, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये इनको सूर्यवंशी मानते हैं कि साहब जो गुहिल वंशी थे वो क्या थे, सूर्यवंशी थे। और नंबर 6 बात करते हैं आपके कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड और एक स्मिथ था, V.A. स्मिथ, आपने इतिहास में पढ़ा होगा नाम, ये इनको विदेशी मानते हैं कि साहब जो गुहिल राजवंश के जो शासक थे या गुहिल थे ये थे विदेशी। ये है दोस्तों जानकारी के स्रोत। अब बात कर लेते हैं कौन व्यक्ति क्या था वगैरह कुछ नहीं। अबुल फजल मैंने बताया अकबर का दरबारी था, नागौर का रहने वाला था। इसने गुहिलों को ईरान के शासक नौशेरवा आदिल के वंशज बताया है। नंबर 2 D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण बताते हैं कि साहब ये ब्राह्मण थे। इसके पीछे क्या कारण था ये भी मैंने आपको बताया है। गोपीनाथ शर्मा, D.R. भंडारकर, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा आधुनिक इतिहास के इतिहासकार थे। आधुनिक इतिहास समझते ही आप, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहासकार के इतिहासकार थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गोपीनाथ शर्मा और D.R. भंडारकर। मनोहत नैणसी इनको कहता है आदि रूप में तो ब्राह्मण थे लेकिन जानकारी से क्या थे, ये क्षत्रिय थे। मनोहत नैणसी जोधपुर के रहने वाले थे, आपको बताइए था। और कर्नल जेम्स टोड और V.A. स्मिथ इनको विदेशी बताते हैं। V.A. स्मिथ आधुनिक इतिहासकार है तथा कर्नल जेम्स टोड आपके अंग्रेजों के साथ में भारत आए थे। इसका कारण ये था, आने का कारण ये था, कर्नल जेम्स टोड इतिहासकार थे। और आपको पता होगा कि प्राचीन काल के अंदर बहुत सी जातियां भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, जिसमें आपके पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, डच थे, फ्रांसीसी थे। ये यहाँ पर आते हैं, व्यापार करते हैं। जब पुर्तगाली यहाँ पर आए थे तो पुर्तगालियों ने यहाँ के राजवंश के ऊपर कुछ लेख लिखे थे।
वहां पुर्तगाल के अंदर जाकर, यूरोप के अंदर जाकर उन्होंने कुछ लेख लिखे थे। उस लेख के अंदर एक वृत्तांत महाराणा प्रताप तथा आपके अकबर का मिलता है उस लेख में, क्योंकि अकबर के समकालीन थे, अंग्रेज और पुर्तगीज दोनों अकबर के समकालीन आए थे। कर्नल जेम्स टोड ने जब इतिहास के बारे में, जब ये इतिहास लिखना इन्होंने प्रारंभ किया यूरोप के अंदर, तब उन्होंने भारत की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा और कर्नल जेम्स टोड ने उस समय राजपूताने के बारे में पढ़ा। तब कर्नल जेम्स टोड इस इतिहास के अध्ययन के लिए भारत आना चाहते थे। उस समय दोस्तों राजस्थान के अंदर सहायक संधियां हो रही थी और सहायक संधियां राजस्थान के अंदर जब हो रही थी उस समय यहाँ का जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इंग्लैंड से 2 अंग्रेज अधिकारियों को बुलाया था उन सहायक संधियों को कंप्लीट करवाने के लिए, जिसमें से एक कर्नल जेम्स टोड थे, एक का नाम था दोस्तों चार्ल्स मैटकॉफ। ये दोनों आते हैं, सहायक संधियां चलती रहती है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बने, वहां पर उन्होंने मेवाड़ के इतिहास के बारे में काफी ज्ञान बटोरा। उसके बाद में ये हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट होते हैं। उसके बाद वापस इंग्लैंड चले जाते हैं, जहां पर 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब निकाली थी और उस किताब का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी किताब का दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। उस किताब के अंदर हमें ये सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक के अंदर ऑथेंटिक इतिहास लिखा था, राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी कर्नल जेम्स टोड ने। इनकी एक किताब और ही है जिसका नाम है ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया। तो मेरे हिसाब से ये आपको उत्पत्ति के सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों, गुहिलों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, हिंदुआ सूरज कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो गुहिल थे वो हिंदू जाति के सूर्य। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों गुहिल के बारे में। गुहिल था कौन, क्या आपको जानकारी मिलती है सारी कुछ। बात करते हैं दोस्तों गुहिल के बारे में। गुहिल आपको पता है कि मेवाड़ राजवंश का क्या था, संस्थापक था। कब स्थापना की थी इसने, 566 ईस्वी के अंदर इसने स्थापना की थी। गुहिल के पिता का नाम था शिलादित्य और माता का नाम था पुष्पावती। दोस्तों जो शिलादित्य थे, ये मध्य भारत में एक जगह है, आपने पढ़ी भी होगी इंडियन हिस्ट्री में, वल्लभी प्रांत। इस वल्लभी प्रांत के शासक थे कौन, शिलादित्य। शिलादित्य वल्लभी प्रांत के शासक थे और ऐसा कहा जाता है कि वल्लभी प्रांत के ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किया था, जिसमें शिलादित्य अपने पूरे परिवार सहित मारे जाते हैं। जिस समय शिलादित्य मारे जाते हैं, उनकी जो एक पत्नी होती है पुष्पावती, वो गर्भवती थी और वो गई भी होती है आपके अंबा भवानी के दर्शन करने के लिए। इस कारण जो पुष्पावती है वो बच जाती है। कुछ समय बाद में कहा जाता है कि पुष्पावती के पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था गुहिल। दोस्तों इसका नाम गुहिल क्यों पड़ा है, इसका भी एक कारण है। ऐसा कहा जाता है कि पुष्पावती के जिस समय गुहिल पैदा हुआ था तो वो एक गुफा के अंदर थी, जिसको हिंदी के अंदर कहा जाए तो हम गुहा भी कहते हैं। गुहा के अंदर या गुफा के अंदर गुहिल का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम गुहिल पड़ा था। और दोस्तों जन्म होने के बाद में पुष्पावती गुहिल को वहीं के एक व्यक्ति जिसका नाम था विजयादित्य, इस विजयादित्य को सौंपकर स्वयं क्या हो जाती है, सती हो जाती है। और विजयादित्य गुहिल को ले आते हैं आपके ईडर, जो कि वर्तमान में कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। ईडर के आसपास को क्षेत्र को जीतकर गुहिल शासक बनता है। शासक बनने में गुहिल की मदद करने वाला व्यक्ति कौन था, विजयादित्य था। और आसपास के क्षेत्रों को, क्योंकि आपको पता होगा कि ईडर उस समय मेवाड़ के सबसे नजदीक वाला प्रांत था, तो उसने ईडर तथा मेवाड़ के कुछ भागों को जीतकर शासक बना। इसलिए हम मेवाड़ राजवंश का जो संस्थापक है वो किसको मानते हैं, गुहिल को मानते हैं। समझ में आ गया होगा। ये संस्थापक है, 566 ईस्वी में स्थापना की थी। गुहिल के पिता का नाम शिलादित्य था, जो वल्लभी प्रांत का शासक था, आक्रमण में मारा जाता है। इसकी पत्नी पुष्पावती जो एक गुफा के अंदर या गुहा के अंदर गुहिल को जन्म देती है, जन्म देने के बाद में सती हो जाती है और गुहिल को सौंप देती है विजयादित्य को। विजयादित्य की मदद से गुहिल क्या बनता है, शासक बनता है, ईडर के आसपास के क्षेत्र को जीतकर। अब साहब गुहिल के
गुहिल के बाद में जितने भी शासक हुए थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के अंदर जाकर अपने राजवंश की स्थापना की थी, गुहिल राजवंश की स्थापना की थी। तो हम देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर गुहिलों की कुल कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है। बात करते हैं दोस्तों मुनोत नैणसी की। मुनोत नैणसी अपनी किताब नैणसी ख्यात के अंदर लिखता है कि गुहिलों की कुल 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है। जो गुहिल थे इसके पीछे कुल 24 शाखाएं मिलती है और कर्नल जेम्स टोड इन 24 इस मत का समर्थन करता है। कर्नल जेम्स टोड भी कहता है कि गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं मिली थी, 24 शाखाएं मिली थी। इन 24 शाखाओं में से 2 शाखाओं ने मेवाड़ पर शासन किया है। 2 शाखाएं कौन कौन सी है? एक का नाम था दोस्तों रावल शाखा और एक का नाम था दोस्तों राणा शाखा, जो आगे चल के आपकी सिसोदिया शाखा कहलाई थी। क्यों कहलाई थी वो भी बताऊंगा। रावल शाखा का जो संस्थापक माना जाता है उसका नाम है दोस्तों बप्पा रावल। और राणा शाखा का जो संस्थापक माना जाता है उसका नाम था आपके राणा हमीर। दोस्तों राणा हमीर से हमें टाइम मिलना प्रारंभ हो जाता है, हालांकि समय तो इसका भी है, लेकिन हर इतिहास का इसके समय में मतभेद दर्शाता है। राणा हमीर का जो टाइम पीरियड था वो 1326 से लेकर 1364, यानी 26 में राज्याभिषेक हुआ था, 64 में इसकी मृत्यु हो गई। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये जो हम कालक्रम लिखते हैं इसमें जो पहला काल आता है जैसे 1326, ये जन्म का काल नहीं होता है, ये राज्याभिषेक का काल होता है और अंतिम काल इनकी मृत्यु का आता है। तो 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है, एक जिसमें से 2 शाखाओं ने मेवाड़ पर शासन किया था, रावल शाखा और राणा शाखा। रावल शाखा का संस्थापक बप्पा रावल और राणा शाखा का संस्थापक राणा हमीर है। ठीक है, इसके बारे में और आगे चर्चा हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। रावल शाखा में आगे क्या क्या हुआ था, रावल शाखा के बाद में राणा शाखा का निर्माण कैसे हुआ था, रावल शाखा और राणा शाखा के बीच में कितने शासक आए थे और बप्पा रावल तथा गुहिल के मध्य कितने शासक आए थे, सारी चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।